बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों के बारे में बातचीत करते हैं और इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन पर कॉल करके। जी हां, हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए बता दें आज किन विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज का विषय है रबी फसलों की बुआई एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और इसके साथ ही मशरूम की खेती। जी हाँ, तो दो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में, तो नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे, तो फिर बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दे। हमारे साथ है डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक है कृषि सेवाएं इंडियन पोटाश नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे अगले मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर VP शर्मा, जो कि निदेशक है मशरूम निदेशालय अनुसंधान चंबाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और जहां तक बात है रबी फसलों में बुआई और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रबी फसलों की बुआई का समय आ चुका है। कई जगहों पर बुआई शुरू भी हो गई है और कई जगहों पर खेतों की तैयारियां चल रही है और बुआई के लिए जो किसान हैं वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं डॉक्टर तेवतिया जिन बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए? देखिए, अभी नॉर्दर्न इंडिया में जैसे देखा गया है, अभी बारिश काफ़ी लेट तक हुई है अब की बार। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुआई उचित नमी जब खेत में हो तभी करें। उचित नमी का क्राइटेरिया ये है कि जब मिट्टी खेत में जुताई करते समय बिखर जाए और उसमें ढेले ना बने, और दूसरा उसमें पैर चिपकना भी नहीं चाहिए, नमी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहला जो उद्देश्य है बुआई करते समय ये रहना चाहिए कि अंकुरण हमारा सही हो और जो हमारी पौधों की संख्या है वो प्रति एकड़ सही संख्या हो, तभी हमको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए हम अच्छी तरह खेत की तैयारी करें उसको, जिससे कि गेहूं के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, जिससे सभी बीज उसके जम जाएं। उसके बाद में अच्छी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि वैरायटी जब अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। जैसे हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो नई नई वैरायटी आजकल निकल रही हैं। जैसे इसकी वीट की वैरायटी है HD 3226 है, HD 2967 है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और PBW 303 है, 187 है, नई वैरायटी आई है। बिल्कुल, तो कई नई किस्में जो हैं कई फसलों की आ चुकी है। ऐसे में आपके क्षेत्र के अनुसार और जो आसपास के बाजार की जो मांग है और जो खासियत है किस्म की, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्नत किस्मों का चुनाव अगर आप करेंगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट पर। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाने वाली फसल है। इन फसलों की बुआई करते समय कम तापमान होता है और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की जरूरत होती है। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। रबी फसल में काठिया गेहूं, देसी चना, अलसी व सरसों की बुआई में कम पानी लगता है। रबी की फसलों में बोई जाने वाली अनाज दलहन या तिलहन यदि देसी प्रजाति की हो तो सूखा को सहन करने की क्षमता इनके अंदर खरीफ फसलों की अपेक्षा अधिक होती है।
कई बार किसान ज्यादा उपज के लिए उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करने लगते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में भी गिरावट आती है, जिससे फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी या फसल की जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का सही अनुपात में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहां मौजूद कृषि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। इसके अलावा किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा सकते हैं, जिसके जरिए किसानों को मिट्टी की पोषक संबंधी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। बिजाई पूर्व जैविक खादों का उपयोग करके फसलों की सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की पूर्ति हो जाती है। मुख्य रूप से फसलों में जैविक खादों के रूप में गोबर की कंपोस्ट खाद, हरी खाद, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खली आदि का उपयोग करना चाहिए। इससे न सिर्फ किसानों के नुकसान की संभावना कम हो जाती है, बल्कि उन्हें उनके उत्पादन में मुनाफा भी मिलता है। जहाँ तो ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी, और आइए अब मशरूम की खेती के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिहाज से मशरूम की खेती जो है वो किस तरह से लाभप्रद साबित हो सकती है? जी, सबको मेरा नमस्कार। और बहुत ही बाजी प्रश्न आपने शुरू में किया कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती कैसे अपनी भूमिका निभा सकती है। जी, तो मैं बताऊं कि जितने भी हम जो कृषि पे आधारित काम करते हैं, कृषि से संबंधित काम करते हैं, मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि किसानों की आय को डबल करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्योंकि एक लैंडलेस वेंचर है, यानी कि ऑलमोस्ट भूमि रहित खेती है मशरूम की। जी। और मशरूम खेती जो अवशेष होते हैं कृषि के, उसके ऊपर की जाती है, जो कि काफी मात्रा में हमारे देश में विद्यमान है। लगभग 700 से 750 मिलियन टन के करीब जो हैं अवशेष बचते हैं यहाँ पे। और उसका कुछ हिस्सा, जैसे पुआल की बात करें जो कि 140 मिलियन टन के आसपास है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका जला देते हैं, खासकर जो उत्तरी भारत है उसमें। तो उसका प्रयोग अगर हम करें मशरूम की खेती के लिए तो कर सकते हैं। और एक जो मशरूम की फसल है, इससे काफी ज्यादा आय होती है किसानों को। और कोई विशेष सीजन नहीं होता मशरूम की खेती का, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रजातियां मशरूम की होती हैं, जिसकी खेती हम वर्ष भर कर सकते हैं। जी। कोई प्रजाति हम सर्दियों के दिनों में करते हैं, कोई गर्मी के दिन में, कोई बरसात के दिन में। तो पूरा वर्ष भर एक लैंडलेस वेंचर, यानी कि भूमि रहित, जो किसान जिसके पास जमीन बहुत ही कम है, वो भी मशरूम की खेती को अपना सकता है और अपनी आमदनी को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा सकता है। यानी कि छोटे और सीमांत किसान जो है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आय का स्रोत बन सकता है अगर मशरूम की खेती से वो जुड़ते हैं, और साल भर उनकी आमदनी इससे हो सकती है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मशरूम की खेती के दौरान, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मशरूम एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। ये प्रोटीन युक्त और प्रतिरोधी गुणों की खान है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है, लेकिन पोषण सुरक्षा अभी हासिल नहीं हुई है। पोषण सुरक्षा को हासिल करने में मशरूम की खेती एक सहायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि मशरूम को बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है और ये खड़ी खेती का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत कम पानी में ये उच्च स्तर में परिवर्तित होता है। गुणवत्ता वसा, स्टार्च मुक्त, खनिजों से भरपूर, विशेष रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम आदि की मात्रा इसमें भरपूर रूप में मिलती है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियन या शीरे से तैयार किया जाता है। बटन मशरूम की जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान
और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार मशरूम घर बनाया जाता है। साथ ही इसके अंदर पर्याप्त रोशनी, फैन, कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। अगर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वो मशरूम की खेती को अपना सकते हैं। खास तौर से कम जमीन वाले किसानों के लिए ये अच्छी कमाई का जरिया साबित हो सकता है। जी हाँ, तो मशरूम की खेती से जुड़ी कुछ अहम बातों पर ये रिपोर्ट आपने देखी है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि रबी फसलों की हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर तेवतिया, अच्छी फसल हासिल करने के लिए साफ तौर पर ज़रूरत होती है कि जो उर्वरकों का इस्तेमाल है वो समुचित तरीके से किया जाए। ऐसे में संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करने का क्या महत्व है? देखिए, किसी भी पौधे के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी। और अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो इन सभी पोषक तत्वों को मृदा में इन तत्वों की उपस्थिति के आधार पे और फसल की जरूरत के आधार पे इन दोनों चीजों को मिलाते हुए उतनी मात्रा हमें इन तत्वों की खेत में डालनी पड़ेगी, तभी अच्छी पैदावार होगी। अभी जो मृदा का परीक्षण किया गया है तो उसमें पता चला है कि नाइट्रोजन लगभग 90% नमूनों में कम है और फास्फोरस लगभग 80% में, पोटास 50% में, सल्फर जो गंधक है वो भी 41% सैंपल्स में कमी है उनकी, जिंक आपकी 35.5% नमूनों में कमी पाई गई है। इवन जो बोरोन है वो 23.5% में, जो किसान बिल्कुल नहीं डालते सूक्ष्म पोषक तत्वों को। लोहा है जो कहते हैं 13% नमूनों में इसकी कमी है और जो कॉपर है 4% है इसकी कमी, मैग्नीज की भी लगभग 7% कमी है। तो आप ये देखेंगे इन तत्वों की कमी होती जा रही है क्योंकि पैदावार जो हरित क्रांति के बाद हमारी बढ़ी, आज 2020-21 के जो आंकड़े आए हैं, हमने रिकॉर्ड उत्पादन देश में पैदा हो रहा 309 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन है। इतना उत्पादन है तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतने ही जो ये तत्व हैं ये ज़मीन से हमारी क्रॉप लेंगे, तो उतना ही इनको डालना जरूरी है क्योंकि मृदा की भी अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वो फसल को देगी उसमें जितना भी होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो नहीं आपूर्ति कर पाएगी और उसको बाहर से डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो पोषक तत्वों की न तो कमी होनी चाहिए न ही अधिकता होनी चाहिए। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार अजय जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? अजय जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछें। जी अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं अजय नहीं, बेरू प्रजापति बात कर रहा हूँ मैडम। जी हाँ बोलिए मैडम। अच्छा, राजस्थान से आप बात कर रहे हैं जी, अपना शुभ नाम एक बार फिर से दोहरा दें। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। अजय कुमार बोल रहा जी। अच्छा अजय जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। हाँ जी जी ठीक है अजय जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा जी, सरसों के लिए जो पीली सरसों की वैरायटी है उसमें कौन कौन सी वैरायटी है जो फिलहाल बोई जा सके? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। देखो इसमें आप पूसा में संपर्क कीजिए। पूसा में अभी नई वैरायटी निकली है और पीली वैरायटी आपका डिसीजन बहुत अच्छा है क्योंकि पीली वैरायटी का जो तेल होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। एक पूसा बोल्ड वैरायटी है लेकिन वो काली सरसों की है। पीली सरसों की वैरायटी आप जो है पूसा में पता करिए, बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ निकली है एक, और बाकी मैं भी आपको पता करके बाद में बता दूंगा। और इसका जो है आप सरसों को टाइमली बो दीजिए इसको, और ये आपके घर के खाने के लिए भी बहुत अच्छा तेल पैदा करेगी। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैरूलाल जी राजसमंद राजस्थान से हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। जी
मैडम हमको जानकारी चाहिए थी सर, हमारे राजसमंद जिले में मशरूम होएगा क्या राजस्थान में? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। भेरू जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैडम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, हमारे गांव में मशरूम की खेती होगी क्या? मशरूम की खेती? हाँ जी जी, आइए जानते हैं। डॉक्टर शर्मा बताएं, क्या राजस्थान में किसान मशरूम की खेती कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पे मशरूम की खेती करना संभव है जी, लेकिन हो सकता है कि इनके प्रश्न जो मौसमी खेती करने के बारे में हो, तो राजस्थान में बिल्कुल संभव है कि सर्दियों के दिनों में जो सबसे प्रचलित वैरायटी है हमारी बटन मशरूम, उसकी खेती सर्दियों के दिनों में कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा मौसम बदलता है तो उस वक्त ऑयस्टर मशरूम है, जिसे ढिंगरी के नाम से हम लोग जानते हैं भारतवर्ष में, उसकी कई प्रजातियां हैं जिसकी खेती हम कर सकते हैं। और जब मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है तो और प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम है उसकी खेती, या पैडी स्ट्रॉ मशरूम, पुआल मशरूम है, उसकी खेती हम वहां पे कर सकते हैं। तो पूरा वर्ष भर मौसमी खेती करना भी राजस्थान में संभव है। ठीक है, तो डॉक्टर शर्मा ये जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर मशरूम की खेती की जा रही है वहां पे तापमान का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? देखिए जी, जिस तरह से देखिए मशरूम की खेती जो है एक इंडोर क्रॉप है, कमरों के अंदर लगाया जाता है। और जो मौसम जो सीजनल जो मौसम चल रहा होता है उसके आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो मशरूम का चयन किया जाता है कि जब हमारा विंटर सीजन चलता है, ठंड का मौसम चलता है, तो उस वक्त हम उन मशरूम का सिलेक्शन करते हैं जो ठंड के दिनों में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और उसमें बटन मशरूम जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित मशरूम है, उसकी खेती हम करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह से ही बहुत ज्यादा ठंड हो तो उसमें कुछ हमारे पास मशरूम है, विंटर मशरूम है, उसकी खेती हम कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, और भी मशरूम के जो अलग अलग किस्में हैं उनके बारे में आपसे जानेंगे हम आगे, और इसके अलावा रबी फसलों की बुआई और उर्वरकों के प्रबंधन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों की बुआई और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही मशरूम खेती के बारे में भी यहाँ पर बातचीत जारी है। अगर इन विषयों के बारे में आप और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर तिवतिया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में आपने बताया कि इसका बहुत ही महत्व है। कैसे जाने किसान की उनके खेत की जो मिट्टी है उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है और किन उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए? जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है फिर? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हमको मृदा का सबसे पहले टेस्ट कराना होगा मृदा प्रयोगशाला में। और मृदा प्रयोगशाला में ना कि केवल मुख्य पोषक तत्वों का जिनमें एन, पी और के आते हैं, बल्कि आज सूक्ष्म पोषक तत्वों को के परीक्षण की भी घड़ी आ गई है, क्योंकि किसानों के खेतों में इन तत्वों की भी बहुत तेजी से कमी हो रही है। जी बिल्कुल। तो जब टेस्ट जानेंगे हम कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो किस तरह का असर फसलों पर पड़ता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो पहले इनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी इस वक्त रायसेन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लक्ष्मी नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मिल रही मैडम। जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी मिल रही है लक्ष्मी नारायण जी, कृपया थोड़ा तेज बोले और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये मैडम कि गोबर की खाद में जो डीएपी जो मिला वो सकते हैं?
लक्ष्मी नारायण जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, अपना सवाल कृपया दोहरा दें। ये कह रहे हैं कि डीएपी को गोबर की खाद में मिलाकर डाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यही है लक्ष्मी नारायण जी आपका क्वेश्चन? हाँ जी। देखिए, जो गोबर की खाद है या कोई भी कंपोस्ट है, उसको आप किसी भी खाद में मिलाकर डाल सकते हैं, उससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन जहां तक मिलाने की है, डीएपी को कभी भी जिंक सल्फेट के साथ में आप मत मिलाना, क्योंकि इनका आपस में जो जिंक है, जिंक सल्फेट में जो है वो डीएपी के फास्फोरस के साथ में वो रिएक्शन करके ना फास्फोरस आपकी फसल को मिलेगा और ना ही जिंक मिलेगा। तो गोबर की खाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला सकते हैं। और विशेषकर अगर गोबर की खाद में आपको मिलाना है तो आप बायो फर्टिलाइजर मिलाइए। आप अगर फसल के अनुसार, अगर आपकी दलहनी फसल हैं तो उसमें राइजोबियम मिलाइए। जैसे अब गेहूं है, गेहूं की फसल है तो एसिटोबैक्टर मिलाइए। उसमें उनको अगर मिला के छिड़केंगे तो उनकी जो संख्या है वो बहुत जल्दी से बढ़ेगी और आपके खेत को बहुत फायदा होगा। जी लक्ष्मी नारायण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राकेश जी, पूछे अपना सवाल। जी राकेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। मैं मशरूम की खेती के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं मशरूम की खेती के बारे में? मशरूम की खेती शुरू करना चाहता हूँ। जी, एक बार फिर से सवाल दोहरा दे राकेश जी। मैं मशरूम की खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है जी। डॉक्टर शर्मा, राकेश जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, मशरूम की खेती के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का और मशरूम पैदावार की दृष्टि से बहुत पीछे है। बहुत ही स्कोप है वहां पे मशरूम की फसल का। और मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि अगर ये मौसमी खेती करना चाहते हैं तो सर्दियों के दिनों में बटर मशरूम की खेती करें और उसके लिए खाद अपने घर पे बना सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड हैं जिसपे घर पे ही खाद बनाना संभव है। और जैसे मौसम थोड़ा परिवर्तित होता है तो वेस्टर्न मशरूम की प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, कई प्रजातियां उसमें। और गर्मियों के दिनों में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मिल्की मशरूम, दुधिया मशरूम के नाम से जो होता है उसकी खेती या पेडिस्टा मशरूम की खेती कर सकते हैं। और इस तरह से मौसम के आधार पे पूरा वर्ष भर जो है मशरूम की खेती वहां पे की जा सकती है। लेकिन बाराबंकी क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में वहां पे काफी ज्यादा जो बटन मशरूम है जो कि सर्दियों के लिए लगाया जाता है, उसकी खेती वहां पे बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो राकेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बिहार से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हमको गेहूं का बढ़िया वैरायटी कौन सा है? गेहूं की अच्छी वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं रोशन जी। ठीक है, आइए जानते हैं। रोशन जी, देखिए गेहूं की एक बहुत अच्छी वैरायटी आई है करण वंदना के नाम से, जिसको DBW 187 भी कहते हैं, DBW 303 है। गेहूं की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। HD 2967 है, HD 3226 है। गेहूं की वैरायटी बहुत पिछले 2 सालों में काफ़ी वैरायटी निकली है, लेकिन वैरायटी के बीज को आप सही जगह से लें और सर्टिफाइड बीज लें, क्योंकि बीज के खरीदने में अगर ध्यान नहीं रखोगे और गलत बीज आपके पास आ गया तो आपको नुकसान भरना पड़ सकता है और अच्छी फसल नहीं होगी आपकी। तो ये सब वैरायटी वीट की। डॉक्टर तेवतिया, बीज से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जो बीज है, जैसे कि आपने बताया, वो अच्छी जगह से लेना और अच्छा बीज लेना बेहद जरूरी हो जाता है। जी। बीज अच्छा लेने के बाद भी बीज को शोधित भी किसान करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है और किस तरह से बीज शोधन करना चाहिए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और बीज शोधन के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है FIR। FIR के नाम से किसानों को याद भी रहेगा कि F फंजीसाइड और I इंसेक्टिसाइड और R बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर राइजोबियम के लिए। तो FIR को ध्यान रख के बीज शोधित करते समय अगर आपको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बायोफर्टिलाइजर तीनों से करना है तो उनका सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। जी। तो
ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप फंजीसाइड से उसको उपचारित कीजिए। ठीक है। और उसके लिए जो कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम लेके 1 किलो सीड के लिए काफी होता है। और उसके बाद में आप लेकिन इसको सुखा लें पहले, और इंसेक्टिसाइड के बाद में उससे ट्रीट करें, उसके बाद में भी सुखा लें। तो जब राइजोबियम से आप इसको ट्रीट करें तो उसके लिए 200 ग्राम राइजोबियम लेके, अगर गेहूं की बात है तो इसके लिए एजोटोबैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइजर की स्पेसीज होती हैं जी। तो व्हीट में एजोटोबैक्टर को 200 ग्राम लेके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के, पानी में मिला के, उसको पतला घोल बना के और उसको बीज पे अच्छी तरह से लेपित कर देना चाहिए और छाया में सुखा के और उसको बो देना चाहिए जी। तो क्योंकि ये बीज शोधित वाला सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि हमारे किसान भाई अभी बुआई करने वाले हैं, तो ये इसी समय का वो है, तो इसलिए अच्छी तरह से बीज को शोधित करके बोएंगे तो अंकुरण भी अच्छा होगा और बीमारियां भी नहीं लगेंगी। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? नमस्कार, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो रासायनिक खाद हम बेचते हैं किसी महंगी है, पैसा खासा लगता है, अगर वो नकली मिल गई तो उसकी पहचान कैसे, तत्व कौन से हैं कौन से नहीं है, दूसरी चीज है संतुलित तत्वों की पैदावार कैसे करें, डॉक्टर देती किसान से हमको बताएं। जी डॉक्टर तिवथिया, अगर आप इनका सवाल समझ पाए। सवाल थोड़ा सा इनका मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो अपनी सबसे पहले अपनी मिट्टी को टेस्ट कराएं, किसी अच्छी प्रयोगशाला में टेस्ट कराएं और उनको बताएं कि कौन सी फसल आप बोने वाले हो। वो आपको सारा स्टेटस बताएंगे कि आपको इस फसल के हिसाब से और आपकी मृदा में जो तत्व हैं उनके हिसाब से कौन सा फर्टिलाइजर कब डालना चाहिए। देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग में सबसे एक फार्मूला है 4R का, 4R। 4R का मतलब है आपको राइट फर्टिलाइजर का चुनाव करना है, ठीक है, आपको राइट मात्रा यानी राइट डोज का चुनाव निर्धारण करना है, और तीसरा आपको राइट मेथड से उसको इस्तेमाल करना है, और चौथा राइट समय पर आपको उसको इस्तेमाल करना है। अगर इन 4R का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सही से अपनी फसल में फर्टिलाइजर का संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकेंगे और अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं पलवल हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। ये मशरूम की खेती के बारे में पता करना है। जी ठीक है, आइए जानते हैं। मोतीराम जी क्या जानना चाहते हैं, कोई खास सवाल मशरूम की खेती से जुड़ा हुआ? मशरूम की खेती से जुड़ा हुआ ये सवाल है। हमारे यहाँ कोई पहले पैदावार नहीं कर रहा, पहली बार नहीं पूछना चाहते हैं। ठीक है, पहली बार आप शुरुआत करना चाह रहे हैं मशरूम की खेती की। ठीक है, डॉक्टर शर्मा बताएं, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, किस तरह की प्रजातियों का चुनाव इन्हें करना चाहिए? मैं ये भी जानना चाहूंगी साथ में कि जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहते हैं मशरूम की खेती का, किस तरह की लागत आती है, कैसे शुरुआत करें, ये भी बताएं। देखिए, जहां तक मशरूम की खेती पहली बार शुरू करने का सवाल है, तो मशरूम की खेती एक थोड़ा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उससे थोड़ा हटके है, तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ही अनिवार्य है जी। तो प्रशिक्षण का जो है, हमारे 2 सेंटर ये हरियाणा से संबंधित हैं और हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना है उसके 2 केंद्र हमारे हरियाणा में स्थित हैं। एक तो हिसार में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है, और दूसरा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का केंद्र एक मुरथल में हमारा स्थित है। वहां पे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, और यहाँ पे जो कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन में हमारा, यहाँ पे भी हर महीने 1 या 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि वो मशरूम की खेती करने से पहले ये प्रशिक्षण ग्रहण करें। हमारा आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है अगर पहली बार करना है तो पर्याप्त ना हो, तो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होता है उस टाइप का प्रशिक्षण कार्यक्रम ये ग्रहण करें। 5 से 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, उसको एक ग्रहण करें। जी, और तो व्यवसाय शुरू करने से पहले जरूरी है कि प्रशिक्षण कर ले। डॉक्टर शर्मा, आपका रुख दोबारा हम करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रोशन सिंह जी इस वक्त झालावाड़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। रोशन सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
रोशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। जी जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं जो पूछना चाहता हूँ मंडी के बारे में, इसका माल कहाँ बेचेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल है। एक बार मैं के पास गया था झालावाड़ में जी, तो उन्होंने बोला कि पहले तो मार्केट ढूंढो, माल तो तैयार कर लोगे, इसको कहाँ बेचोगे, इसको बेचने में आपको बुखार आएगी। तो सर मैं भी बोल रहा हूँ मंडी भी है नहीं है इसकी। ठीक है, बिल्कुल। तो मशरूम के लिए मार्केट कहाँ मिलेगा और कैसे होगा, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर शर्मा बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसके बाजार को समझना जरूरी है। बिल्कुल, जहां तक मशरूम की मार्केटिंग की बात है या इसको कहाँ बेचा जाए, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारा जो कंजम्पशन है प्रतिदिन जो हम मशरूम खाते हैं लगभग 150 से 160 ग्राम खाते हैं हम, जबकि चीन में एक आदमी एक वर्ष में लगभग 22 से 24 किलो मशरूम खाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है कंजम्पशन में, और अगर विश्व का एवरेज भी देखा जाए तो 5 से 6 किलो है। तो हम जो है मशरूम का जो सेवन है बहुत कम करते हैं, और खासकर जब से कोरोना महामारी आई उसके बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मशरूम एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भोजन है, एक बहुत ही पौष्टिक भोजन है, जिससे जो भी हमें जरूरत है हमारे शरीर को, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे फैट्स की बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, चाहे कुछ जो खनिज होते हैं उनकी बात करें, रेशे की बात करें, पूरी के पूरे जो ये सारे पदार्थ होते हैं पूरी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ मशरूम के अंदर कई और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिससे हमें जो पौष्टिक का साथ साथ बीमारियों से लड़ने में भी वो मदद करते हैं। और मार्केट को इनको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन जितना मशरूम पैदा कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग की कोई अभी भी कहीं पे भी किसी भी शहर में या किसी क्षेत्र में ऐसी रिपोर्ट नहीं कि मार्केट के लोगों को समस्या आती है। और जितना पैदावार करेंगे उसके हिसाब से नजदीक के किसी भी सब्जी मंडी में उसको मशरूम को बेचा जा सकता है। और मशरूम के उत्पादन में एक बड़ा कुछ अजीब सी बात है कि मशरूम का उत्पादन अगर छोटे स्तर पे करेंगे तो आपको घर घर मशरूम बेचना जाना पड़ेगा, और बहुत बड़े स्तर पे करेंगे तो मंडी वाले खुद आपका मशरूम खरीदने आपके घर पे आएंगे। तो ये निश्चित डिपेंड करता है कि आप किस स्तर पे मशरूम का उत्पादन करते हैं, और निश्चित तौर पे मशरूम का जो मार्केटिंग की समस्या नहीं है, इसको बेचा जाना बहुत ही संभव है, इसको बेच सकते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में मशरूम का है आजकल के। बिल्कुल। तो रोशन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे।
आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों की बुआई और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही मशरूम की खेती के बारे में भी आप इस कार्यक्रम में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तेवतिया आपसे जानना चाहेंगे कि जब खाद उर्वरकों की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो किसान है वो आमतौर पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए। तो हमें ये बताएं कि यूरिया का जो इस्तेमाल है किसानों को कब और कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके इस्तेमाल के दौरान? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है, क्योंकि जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सामने ये चुनौती है कि नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए जी। क्योंकि नाइट्रोजन अगर पानी डालने से पहले आप लगा देंगे तो जमीन में लीच कर जाएगा, ज़्यादा नीचे चले जाएगा रूट जोन से, तो पौधे को नहीं मिलेगा। और अगर ऊपर इस्तेमाल करेंगे और धूप वगैरह होगी तो वो उड़ जाता है अमोनिया बनकर, तो भी वोलेटिलाइजेशन के द्वारा तो भी उसका नुकसान होता है। जी जी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो ये एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, पानी जहाँ जहाँ जाएगा, नमी जहाँ जहाँ तक होगी वहीं वहीं तक नाइट्रोजन जाएगा जी। तो इसलिए किसान भाई इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, पहली तो आधी जितनी भी फसल की आवश्यकता है उसका आधा भाग जो है वो बुआई के समय रूट जोन में डाल दें और दूसरा जो आधी बची उसको 2 भागों में डिवाइड करके उसमें फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग और सेकंड टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। अगर किसान भाई को मजदूरों की समस्या नहीं है, अगर उसको स्प्लिट कर सकें, स्प्लिट का मतलब जो 2 डोज मैंने बताई है उनको 4 भागों में भी बांट सकें तो और अच्छा होगा, क्योंकि जितना एक समय में कम नाइट्रोजन डालेंगे तो कम ही नुकसान होगा। लेकिन कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट करने में उनकी लेबर खर्च होती है तो वो एक बार में ज़्यादा खाद डाल देते हैं, तो वो फसल को नहीं मिल पाता है पूरा। जी, जी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो समय है, समय यूरिया को टॉप ड्रेस अगर आप कर रहे हैं, ऊपर से खड़ी फसल में डाल रहे हैं, तो एक तो कभी भी सुबह सुबह जब ओस होती है पत्तियों पर तब ना डालें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो प्रिल्स होते हैं वो पत्तियों पर चिपक सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको जला सकते हैं जी। तो नंबर 2, जब कभी धूप हो, कभी भी जैसे बहुत कड़ी धूप निकली हुई है जी, जी। उस समय यूरिया का इस्तेमाल ना करें। यूरिया को हमेशा 4 बजे के आसपास, 4 बजे के बाद में इस्तेमाल करें, और क्योंकि उस समय गर्मी कम हो जाती है और आगे फिर रात आने वाली है तो उसमें जो है नमी भी पर्याप्त हो जाएगी, ठंडक होगी, वो आराम से उसमें जो है फसल को मिल जाएगा और उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो यूरिया को इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। पुनीत जी इस वक्त आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पुनीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है, मैं ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू करना चाहता हूँ जी। तो उसके लिए मुझे सही क्वालिटी का अच्छा बीज मतलब कहाँ से प्राप्त होगा? आगरा में मैं रहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। जी डॉक्टर शर्मा बताएं। देखिए, जहाँ तक मशरूम के बीज के सवाल है तो मशरूम का बीज हमारे जितने केंद्र हैं, जैसे मैंने बता रहा था कि हमारे अखिल भारतीय जो समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना है उसके 32 केंद्र हैं हमारे पूरे 26 राज्यों में फैले हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारा मेरठ में सेंटर है और दिल्ली के आसपास भी कई लेबोरेटरीज हैं कि प्रयोगशाला हैं जहां से मशरूम का बीज मिलता है। क्योंकि मशरूम का बीज किसी दुकान पे जैसे दूसरी फसलों का बीज मिलता है उस तरह से नहीं मिलता, और वहीं पे ही जैसे मुर्तल की मैंने बात की, वहां पे भी हमारा काफी सीड प्रोडक्शन होता है उस सेंटर में, तो वहां से भी जो ऑयस्टर मशरूम की प्रजाति है, जिस भी प्रजाति का जो है बीज प्राप्त करना चाहते हैं उसका बीज वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है पुनीत जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सपना जी लखीमपुर खीरी से। आइए उनसे बात करते हैं। जी सपना जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सपना जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो सपना जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, मशरूम की बात हम कर रहे थे, जानना चाहेंगे आपसे कि कितने तरह के मशरूम जो है वो भारत में पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब व्यवसाय है तो जाहिर तौर पर मांग को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है किसानों के लिए। तो किस तरह के जो मशरूम की मांग है वो ज़्यादा है, ज़्यादा कीमत मिल सकती है, जिनका चुनाव किसान करेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा, ये बताएं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कुल मिला के अगर देखें हम तो भारतवर्ष में अभी 2,42,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन होता है जी। और इसका 70% जो मशरूम का उत्पादन होता है बटर मशरूम का होता है। लगभग 16% उत्पादन ढिंगरी मशरूम का, जिसे वेस्टर्न मशरूम कहते हैं, और 9% के करीब जो है क्वाल मशरूम या पैरा मशरूम के नाम से उसका होता है। कुछ 3% के करीब मिल्की मशरूम का होता है और दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय है। और इसके साथ ही स्टाके मशरूम एक बहुत ही प्रचलित मशरूम हो रहा है कुछ वर्षों से। और कुछ राज्यों में अगर बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खासकर मणिपुर का इलाका है, उसमें काफी इसकी उत्पादन हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में उसका उत्पादन काफी बढ़ा है, हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में उसका उत्पादन बढ़ा है। इसके साथ ही कुछ अन्य मशरूम है, ये तो मशरूम है जो प्रचलित हैं, जिसकी खेती हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा निदेशालय, हमने लगभग 35 मशरूम की खेती विकसित की है। कुछ ऐसे मशरूम है जैसे कीड़ा जड़ी मशरूम से आता है, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस या कॉर्डिसेप्स अमेंसिस, प्योरली मेडिसिनल मशरूम है, जिसका जो रेट है मार्केट में काफी ज्यादा है। लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो कीड़ा जड़ी मशरूम है वो मार्केट में बिकता है और बहुत सारे किसान उसकी खेती भी शुरू कर रहे हैं। और हमारा निदेशालय पिछले कुछ वर्षों से उसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग, हम उसका प्रशिक्षण देते हैं किसानों को, और 3 दिन का प्रशिक्षण होता है। उसका लेने के बाद वो घर में जाकर उसकी खेती शुरू कर रहे हैं और उसका उत्पादन शुरू किया है। इस तरह से जो स्टाके मशरूम की बात कर रहा था, इसका उत्पादन भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। और अगर बिल्कुल, तो डॉक्टर शर्मा फिर से आपका रुख करेंगे और भी जानकारी लेंगे आपसे मशरूम की खेती के बारे में। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अरविंद शर्मा जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अरविंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अरविंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आ रही है आवाज? जी। हमारे खेत में पीलापन पड़ता है गेहूं में। गेहूं में पीला पड़ रहा है, फसल पीली पड़ रही है? हाँ। जी। अरविंद जी, कब बोया था आपने गेहूं? हाँ। बुआई कब की है आपने, कितना बड़ा है? नहीं, अभी तो नहीं बोया है, गेहूं बोएंगे हम लोग नवंबर में। अच्छा, तो आपका प्रश्न क्या है? नवंबर में होगा बुआई, नवंबर में, अभी नहीं हुआ है, 5-10 नवंबर को हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है आपका? जी, लगता है अरविंद जी ये कहना चाहते हैं कि पीलापन पड़ जाता है गेहूं में। जी जी जी। ओके, देखिए अरविंद जी, पीला पड़ा है नवंबर में, उसमें थोड़ा पीलापन आता है, उसके किस कारण से आता है? देखिए अरविंद जी, पहले तो अपना बीज आप सही कीजिए कि बीज का चुनाव सही करें। दूसरा ये है कि पीलापन 2 तरीके का आता है, एक तो ऊपर की पत्तियों में और एक नीचे की पत्तियों में। तो अगर ऊपर की पत्तियों में आता है तो आपके खेत में सल्फर की कमी है। अच्छा। और अगर नीचे की पत्तियां पीली होती हैं तो फिर नाइट्रोजन की कमी है। और दूसरा ये भी हो जाता है, कभी कभी छोटे गेहूं में छोटा है और पानी ज्यादा लग जाता है, तब भी उसमें पीलापन आ जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं। आप अपनी मृदा जांच कराएं और उसमें देखें कि कौन से तत्व की कमी है, कहीं सल्फर की कमी तो नहीं है, नाइट्रोजन की कमी है तो आप देसी खाद भी डालिए और नाइट्रोजन के तत्व की पूर्ति करिए और बीज अपना सही रखिए। बिल्कुल। डॉक्टर तेवतिया, यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे और भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जैसे कि आपने बताया कि कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है, तो इसका असर क्या पड़ता है फसलों पर? देखिए, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी है तो पौधे की पूर्ण समग्र ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक। क्योंकि उसका पौधे में कोई ना कोई रोल है, तो वो अपने हिस्से की उपज को घटा देगा। अब एक की कमी है
तो कम घटेगी, 2 किए तो उतना ज़्यादा घटेगी, 3 किए तो और ज़्यादा घटेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो मैंने पहले बताया, इतना उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जितना ध्यान देना चाहिए उतना किसान भाई उस पर नहीं दे रहे हैं। मृदा परीक्षण भी बहुत कम किसान करा रहे हैं और उसके कारण से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, हमारी पैदावार घटती जा रही है। किसान भाई सोचते हैं कि हमारी जमीन इन रासायनिक उर्वरकों से खराब हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर संतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे आप तो फसल आपकी स्वस्थ होगी। दूसरा कारण क्या होगा, जब इनकी कमी होगी तो पौधा आपका कमजोर होगा, पौधा कमजोर होगा तो आप उसमें कीड़े और रोग ज्यादा लगेंगे, फिर आप उसमें पेस्टिसाइड डालोगे तो उसमें फिर जहर भी जाएगा। तो ये सबसे, अगर स्वस्थ आपको फसल रखनी है, स्वस्थ मानव जाति रखनी है और स्वस्थ अपना पशुधन रखना है, तो उनकी स्वास्थ्य की जो नींव रखी जाएगी, अगर आपकी मृदा स्वास्थ्य है तो ये सभी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है डॉक्टर तेवतिया कि मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले ले। यहाँ पर आलोक जी इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आलोक जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इस समय सरसों की हम खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बीज क्या और उसकी कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी करने की और क्या क्या दवाई डालनी पड़ेगी? जी ठीक है। ये पीली वैरायटी के बारे में कर रहे हैं बात? सरसों की पीली वैरायटी PYS1। देखो पीली वैरायटी, हाँ आप लाल कह रहे थे उस समय, तो PYS1 आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया वैरायटी है पीली सरसों की, PYS1। PYS1 हाँ, एक बार सर दोबारा। PYS ठीक है। हाँ S1, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, आप पता कर लीजिए अपने जो बीज बिक्री केंद्र है उन पर, और सर्टिफाइड जगह से ये सर्टिफाइड खरीदें, अच्छी जगह से जो है बीज खरीदें आप। बिल्कुल आलोक जी, आपने नोट कर लिया है अच्छी किस्म का नाम, और हमें उम्मीद है कि अच्छी पैदावार आपको इससे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, मशरूम की खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं, मशरूम जो है बहुत जल्द ख़राब हो सकता है, ऐसे में उसकी जो पैकेजिंग है उसका ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि जब तक वो बाज़ार में जा रहा है और उपभोक्ता तक पहुँच रहा है तब तक उसकी गुणवत्ता कायम रहे। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखा जाए? जी, मशरूम क्योंकि जो शेल्फ लाइफ है उसका जो टिकाऊ क्षमता है मशरूम की बहुत कम है, क्योंकि पानी 90% के करीब उसमें पानी होता है, तो ये बेहद जरूरी होता है कि मशरूम को जब हार्वेस्ट करें हम, अगर बटन मशरूम की बात करें, वैसे तो अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है, परंतु विशेषकर क्योंकि जो बटन मशरूम है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है भारतवर्ष में, तो जब हम मशरूम को तोड़ते हैं तो कम से कम उसको छुआ जाए हाथों से, एक बार जैसे पकड़ा, उसका जो जड़ा उसको काट करके सीधा जो पनेट्स जिसमें इसकी पैकिंग की जाती है उसके अंदर डाल दें, और जितना जल्दी हो हम इसको ठंड के वातावरण में इसको शिफ्ट करें। जैसे अगर बहुत बड़ा फार्म है तो कम से कम उसमें कूल चैम्बर्स होते हैं, उसको हम इसको ट्रीट कर देते हैं, उसमें रख देते हैं, और उसके बाद इसको उन्हीं चैम्बर्स में, अगर दूर का डिस्टेंस में जाना है मार्केट में, तो उन्हीं चैम्बर्स में इसको हम ट्रांसफर करें उसी में। और जो पैकिंग का है, जिस तरह हम लिफाफे वगैरह या पन्नी वगैरह का प्रयोग करते थे पहले, तो उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जो मटेरियल उसकी पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण, उसमें रगड़ नहीं लगना चाहिए मशरूम में, जहां पे मशरूम एक बार उसको रख दिया, फिक्स कर दिया, वहीं पे रहना चाहिए। और पनेट जो एक आजकल ज्यादातर लोकप्रिय है, पनेट में मशरूम को अगर पैक करेंगे, कम से कम छुएंगे, उसको तुरंत उसको ठंडे वाले वातावरण में शिफ्ट कर देंगे, तो हम मशरूम की जो टिकाऊ क्षमता है उसको काफी टाइम तक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे और इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी कार्यक्रम हेलो किसान में। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहां पर शामिल करते हैं। गुलाब सिंह जी करौली राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी गुलाब सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो गुलाब सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक कॉलर इस बीच हमारे साथ और जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ जी मैं बबलू सिंह मानसर को था मैम, छत्तीसगढ़ से। जी बबलू सिंह जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, यहाँ जो वायुमंडल है वो हम लोग का छत्तीसगढ़, मतलब ये मशरूम उत्पादन के लिए कितना अच्छा उपयुक्त है मैम? जी। और कौन सा वैरायटी यहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है और मार्केटिंग के क्या है और बीज कहाँ से मिलेगा, ऐसा सब पूछना था। अच्छा ठीक है, ये जानते हैं। जी डॉक्टर शर्मा बताएं। मुझे प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें क्या पूछना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मशरूम उत्पादन की किस तरह की संभावनाएं हैं और अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, कौन सी वैरायटी लें? मशरूम के लिए छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है बहुत ही अनुकूल है जी। और वहाँ पे कुछ मशरूम जैसे वेस्टर्न मशरूम की कई स्पीसीज हैं, उसकी खेती हम कर सकते हैं। जो पैरा मशरूम है उसकी खेती हम कर सकते हैं, मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं और सर्दियों के दिनों में बटर मशरूम की खेती भी हम कर सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे जो वातावरण है बहुत अच्छा है। और हमारा वहाँ पे एक जो अखिल भारतीय असमन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में केंद्र है, वहां से अच्छी किस्म का बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता मशरूम की खेती के लिए होती है, तो कुछ प्रशिक्षण भी वहां से ग्रहण कर सकते हैं और मशरूम की खेती बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज में मशरूम की खेती संभव है। बिल्कुल, तो बबलू सिंह जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत ही सफलतापूर्वक मशरूम की खेती करेंगे। डॉक्टर शर्मा आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर तिवतिया, चलते चलते बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ने लगा है और समय की मांग भी एक तरह से यही है कि जैविक खेती को अपनाया जाए। ऐसे में जैव उर्वरक या फिर जैविक खाद जो है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी टिप्पणी आप इस पर जरूर दें। मोनालिसा जी आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रही हैं। देखिए जो जैविक खाद है, जैविक खाद और जैविक उर्वरक, जी देखिए जो जैविक उर्वरक होते हैं वो होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और जैविक खाद उनका भोजन होता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे खेत में जैविक खाद की उपलब्धता नहीं होगी, क्योंकि जो आजकल बहुत घटती जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर हमारी जो मृदाएं हैं उनमें लगातार कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा किसान भाई बायो फर्टिलाइजर जिनको जैविक उर्वरक कहते हैं उनको उनकी तरफ अभी अट्रैक्शन उनका नहीं है। वो कारण ये है
कि जब वो खेत में डालते हैं और अगर उसमें जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो उन बैक्टीरियाज को वो उसमें अपना भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये हैंड इन हैंड है। अगर दोनों होंगे, जैविक खाद डालिए और जैविक उर्वरक डालिए, तो सोने में सुहागा जो कहते हैं वो है और फसल को बहुत ही लाभ हो। बिल्कुल, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसान इस जानकारी का लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर तेवतिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से आप रबी फसलों की बुआई कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खास तौर पर संतुलित उर्वरक के इस्तेमाल का कितना महत्व है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। इसके अलावा मशरूम की खेती से आपको किस तरह से अच्छी आमदनी हो सकती है, इसके बारे में भी आपने जाना। आइए आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे शरदकालीन गोभी की खेती और बांस की खेती। तो इन विषयों पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कल के कार्यक्रम में जरूर हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप जो दूरदर्शन किसान का यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको QR कोड को स्कैन करना है। ये QR कोड जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही आप दोबारा हेलो किसान कार्यक्रम को YouTube पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।